हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस में। मैं हूं आदर्श सिंह। आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था संविधान की मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात किए थे, संविधान का निर्माण की बात किए थे। तो उसको हम एक बार देखेंगे कि उसमें हमने क्या बात किया था। संविधान का निर्माण की जो हम बात किए थे, तो उसमें संविधान सभा की जितनी बैठक हुई थी और जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसको, और उसके जो आलोचक थे वो, मतलब समिति जितनी बनी थी उसकी हम बात किए थे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो अंगीकृत किया गया फाइनली, जब संविधान बनकर अपना तैयार हुआ, उस पर सिग्नेचर करके जितने सदस्य थे उनका सिग्नेचर करके 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। वो भी कुछ आर्टिकल के साथ, पूरा आर्टिकल नहीं लागू किया गया। पूरा आर्टिकल और पूरी तरह से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है। तो उसमें हम समितियों की भी बात किए थे, कितनी समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति जो है महत्वपूर्ण समिति थी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसकी हमने बात किया था। उस समय कुछ आलोचक भी थे, तो आलोचकों की भी हम बात किए थे कि नहीं, किस प्रकार से आलोचना किए थे अपने भारत के संविधान का, कि बहुत समय लग गया बनाने में, और ये कांग्रेस का एक निकाय है। ठीक है। तो इस तरह की बातें की थी। इसका बात हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पूरी तरह से इसकी विशेषता। अगर हम बात करें विशेषता की, तो हर एक चीज़ की एक विशेषता होती है। ठीक है। वो चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक किताब हो, चाहे कुछ भी हो, विशेषता किसी न किसी चाहे हमारी ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, सबकी एक अपनी विशेषता होती है। इसी तरह हमारे एक भारत का जो संविधान है, इसकी भी एक अलग विशेषता है, एक अलग पहचान है। ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है, क्यों इसको अलग जाना जाता है, हर देश के संविधान से इसको अलग क्यों माना जाता है, क्या इसमें ऐसी खास बात है जिसको हम अलग मानते हैं, और वो विशेषताएं क्या हैं उसको हम देखेंगे। एक एक चीज़ों को हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुनते चलिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। बहुत लोगों के लिए चीज़ नई भी हो सकती है, बहुत लोग इस चीज़ को जानते भी हैं। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, सबको अपना अपना समझाने का तरीका है। ठीक है। तो इसको सुनते चलिएगा। हम देखते हैं आगे आज संविधान की विशेषता में क्या है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सालिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी विशेषता क्या रही है। अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान है, ये एक तरह से कहिए तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व में जितने संविधान हैं, सब देश के अपने अपने संविधान है। संविधान की अगर एक तरह से कहिए तो एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी किताब है। ठीक है। आदर्शात्मक कानूनी किताब है ये, एक तरह से कहिए तो सब देश के होते हैं। और ये कानूनी किताब में जो देश के जितने रूल रेगुलेशन होते हैं, जितने पद होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो इसमें निहित है, और इसी के हिसाब से देश का शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है। तो हम विशेषता की बात करेंगे। विशेषता के बाद हम फिर जो चैप्टर आएगा आगे धीरे धीरे चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। विशेषता इसका देखते हैं। इसकी पहली विशेषता की बात करें तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ऐसा माना गया, ऐसा है भी। ये पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इससे बड़ा कोई लिखित संविधान अभी नहीं है। ठीक है। विभिन्न स्रोतों, ये जो है ऐसा नहीं कि नहीं एक लाइन बता के फिर छोड़ देंगे, ये आगे जो है एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं इसलिए इसको एक ऐसे लिख दिया हूँ ताकि ये समझ में आ जाए पहले बार में ही, ये वन लाइन में भी समझ में, बाकी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे आप देखिएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को जो है पूरा देखिए। जब पूरा देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, आधा अधूरा देखेंगे वीडियो क्लियर होगी ही नहीं। तो पहला हम देखें क्या सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे देश का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है। कई देश के संविधान से, कई देशों के संविधान का अध्ययन करके इसको अपने यहाँ लागू किया गया है, अपने यहाँ
संविधान में उस चीज़ को एडॉप्ट किया गया है। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता कहिए तो कठोर एवं लचीला से यहाँ पे तात्पर्य है। यहाँ नम्यता एवं अनम्यता का तात्पर्य कठोर एवं लचीला से है कि जो किसी भी देश का संविधान कठोर है, लचीला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे देश का संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। लेकिन वही अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, और ब्रिटेन का संविधान की बात करें तो वो लचीला है। तो इसकी बात की गई है, इसमें लचीलापन और कठोरता की बात करी गई कि जो देश का संविधान है अपने वो कैसा है, लचीला है कि कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब आपको स्वतंत्रता मिली है लेकिन फिर भी सब कुछ जो है केंद्र के हाथ में है। ठीक है, स्वतंत्रता राज्य को मिली है, ऐसा नहीं कि राज्य को स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वो संघ के तरफ से ही भेजा जाता है, वो संघीय सरकार ही भेजती है, केंद्र सरकार ही भेजती है उसको। ठीक है, तो एक आध स्वतंत्रता तो दे दिया लेकिन फिर भी वो सब कुछ जोड़ कर रखता है, इसका तात्पर्य ये है। और सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति है, ये अपने पार्लियामेंट में आते हैं। अब संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब पार्लियामेंट उसकी भी अपनी संप्रभुता है, और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, उसकी सर्वोच्चता की भी बात कही गई है, उसका भी अपना स्वायत्ता है, वो भी अपने जगह पे सर्वोच्च है, और संसद भी अपने जगह पे सर्वोच्च है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। जो न्यायपालिका की इसमें बात कही गई है कि न्यायपालिका जो कैसी है, स्वतंत्र है, एकीकृत भी है। एकीकृत का मतलब कि जो हमारा शीर्ष न्यायालय है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। बाकी अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस प्रकार से न्यायालय है। ये इंग्लिश में है, इसको देख लीजिएगा इंग्लिश में, क्योंकि अगर इंग्लिश को भी करने लगेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे। हमारा जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया है, ये इसकी विशेषता है। मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। जो मौलिक अधिकार है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा की, अपने नागरिकों के हित की गारंटी लेता है कि नहीं, आपके प्रति अगर कुछ अमानवीय व्यवहार होता है तो आप मौलिक अधिकार के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी राज्य हो या कोई राज्य का कर्मचारी हो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के जो कर्तव्य हैं, राज्य के जो कार्य हैं, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। अब आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार तो मेरे पास है, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ मेरे कर्तव्य भी तो कुछ हैं, मेरे कर्तव्य भी तो कुछ होने चाहिए, और ऐसे तो आपको अधिकार मिल नहीं जाएगा। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और अपने अधिकार को भी पाइए। तो मेरा एक मानना है कि आप अधिकार की बात करते हैं, कोई भी है A to Z किसी की भी बात कर लें, अगर वो मौलिक अधिकार पाने का हकदार है तो वो मौलिक कर्तव्य का पालन करने का भी हकदार, उसको मौलिक कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य का पालन करेगा उसको ही मौलिक अधिकार के तहत जो भी है उसको शामिल किया जाएगा। एक तरह से कहिए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते, लेकिन अपने अधिकार को जानेंगे लेकिन कर्तव्य को नहीं जानेंगे। अधिकार आप जानेंगे तो कर्तव्य कौन जानेगा, कर्तव्य भी तो आपको जानना चाहिए, आपके भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब काम सरकार का, ये सब सरकार ही करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये कर्तव्य की बात कही गई है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा जो मानना था मैंने बताया कि नहीं, मौलिक कर्तव्य के भी को भी मानना चाहिए, मौलिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अब बात करेंगे इसी में धर्मनिरपेक्ष राज्य की। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, इसमें ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो तो हम आपसे घृणा करते हैं, या आपके साथ नहीं जाएंगे, या आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, इस प्रकार, या नौकरी में
आप इस जाति के हैं तो आपको इसमें नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, या इस जाति के हैं तो मतलब आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो किया जाता है, भेदभाव किया जाता है हाइट को लेकर के। अब वो जाइए सेना वोना में तो हाइट को लेकर, तो ये धार्मिक भेदभाव नहीं है कि नहीं आप उस जात के हैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। धर्म का मतलब कि आप जो भी धर्म है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो किसी अदर धर्म मतलब मुसलमान हो गया या सिख हो गया, उसको लेकर के किसी प्रकार की गंदी टिप्पणी कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, ये सही नहीं है। वो चाहे अब कोई व्यक्ति हो राज्य का, या राज्य हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। ये हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश जो होगा वो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा पूरी तरीके से। अब इसकी विशेषता में हम आगे बात करते हैं कि आगे इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट अगर कहिए तो मताधिकार को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इंग्लिश मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी एक आयु निर्धारित किया गया है, इसमें आयु निर्धारित किया गया 18+, जो 18+ होगा वो अपने क्षेत्र में, अगर हम बात करें विधानसभा की चुनाव होता है या सांसदीय का चुनाव होता है उसमें, या पंचायत का चुनाव होता है, अभी कुछ दिन पहले ही पंचायत का चुनाव बीता है, तो उसमें जो है कौन चुनता है अपने प्रतिनिधि को या अपने नेता को, जो 18+ है वो वहाँ पे जाके वोट करता है और वोट के माध्यम से चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी को भी उठाए ऐसे बोल दी कि नहीं वो इस गांव का प्रधान होगा या इस जगह का विधायक होगा या इस जगह का सांसद होगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है चुनाव होता है, ठीक है। और चुनाव में सब लोग, जैसे जो 18+ है उसकी बात कर रहा है, 18+ जो है वो जाके अपने वोट डालता है और जिसका बहुमत होता है वो बनता है वहाँ का नेता, वहाँ का प्रधान हो या वहाँ का विधायक हो या वहाँ का सांसद हो, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की यही खूबसूरती है, ठीक है। संविधान जो हमारा है, कई देशों से अगर कहिए तो उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, कई देशों के संविधान का अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद जो भारत के माहौल में या भारत के अगर कहिए तो कल्चर के हिसाब से जो सटीक बैठ पाता था उसको उन्होंने इसमें पिरोया, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है यहाँ पे, और एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता की अगर बात, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ऐसा नहीं सब एक्सप्लेन होगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है। एकल नागरिकता की बात करें तो अगर आप नागरिक हैं भारत के तो आप भारत के ही नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं तो बिहार का अलग से नागरिकता रहेगा और उत्तर प्रदेश का अलग नागरिकता, ऐसा नहीं है। आपको एक ही जगह की नागरिकता, मतलब आप भारत देश के हैं तो भारत देश के हैं। अब जैसे अमेरिका में क्या होता है कि दोहरीकरण है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता। यही अपने भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, अगर इसकी बात करें तो इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में कही गई है, ठीक है। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 जो है राष्ट्रपति शासन, 360 जो है ये लगता है वित्त आपात, ठीक है, वित्त आपात पे लगता है। तो आपातकालीन का भी यहाँ पे प्रावधान है। 1975 में 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। तो आपातकालीन का भी प्रावधान है। अगर लग रहा है कि नहीं देश विकट परिस्थिति में है, समस्या है, तो आप जो उसका प्रावधान है उसके हिसाब से आपातकाल लागू कर सकते हैं। और एक विशेषता इसमें देखेंगे हम, त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार की अगर हम बात कर लें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ठीक है। जैसे गांव में होता है क्षेत्र पंचायत,
जिला पंचायत और ये पंचायत चुनाव जो गांव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 तरह के चुनाव होते हैं जो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायतों के बारे में। और जो जिस समिति के तहत ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लागू हुआ वो बलवंत राय मेहता समिति था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के तहत हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो लागू है। तो ये जो है हमारे संविधान की विशेषता है, हमारे संविधान का ये तो खूबसूरती है। हमारे संविधान का बहुत तरीके से बहुत समय दे करके इसको बनाया गया है। समय लगा, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरदृष्टा थे, बहुत मतलब काफ़ी उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि नहीं आने वाले समय में कैसी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को बनाया। तो एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, जो भी है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें क्या दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे पहला सबसे लंबा लिखित संविधान, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है, तो संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, संविधान जो है कोई भी देश का संविधान हो तो 2 वर्गों में, जैसे लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जो है जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिकी संविधान जो है वो लिखित है। और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित। अगर अलिखित की बात करें तो अलिखित मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं वो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अलिखित का मतलब कि ट्रेडिशनल रूप, मतलब जो पहले से परंपरा चली आ रही है, परंपरागत संविधान की हम बात करेंगे इसमें। परंपरागत संविधान की जो पहले से उनके जो नियमावली हैं वही वो चलते आ रहे हैं, उसमें अलग से कुछ लिखा नहीं गया है, अलग से कुछ जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, वो परंपरागत संविधान है। ये होता है अलिखित संविधान, वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले से है चल रहा है वही है। ठीक है, वो अलिखित होता है। जैसे कितने लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अलिखित संविधान क्या होता है। जो अलिखित संविधान होता है क्या कहीं लिखा नहीं रहता है, तो फिर लोगों को कैसे याद रहता होगा, लोगों को कैसे पता रहता होगा। ठीक है, लोग कैसे वो करते हो कि नहीं ये चीज़ हमारे देश में हमारे संविधान में है, तो वो लिखा है, लेकिन परंपरागत संविधान है, जो पहले की परंपरा है। ठीक है, पहले की जो नियमावली हैं वही है। एक बार जो नियम बन गया वो बन गया। ठीक है, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान ही जो होता है वो भारत का जो संविधान होता है एक कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, कानूनी दस्तावेज होता है, आदर्शात्मक प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, और वो नागरिकों द्वारा स्वयं अपनाया जाता है। इस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता है कि नहीं हम जबरदस्ती किसी को संविधान मानने के लिए नहीं। वो नागरिक, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान जो है वो आपको मानना ही है, और मानते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे देश का जो संविधान है इसकी विशेषता है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है इसका विस्तृत होने का कारण भी, भाई कारण भी तो होता है किसी भी चीज़ का। अगर कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसके पीछे कारण भी तो है। कोई बुरा है तो क्यों बुरा है। ठीक है, समाज में कई, जैसे श्री रामचंद्र जी की बात कर ले तो वो आज इतने महान हैं, मतलब वो कहिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम काला है। आज पूरा विश्व पूजा कर रहा है, भारत में तो हो ही रहा है, विश्व में भी पूजा हो रहा है उनका। तो वो उन्होंने जो किया, उनके कर्म की पूजा होती है। ठीक है, अब वो ओसामा बिन लादेन की पूजा थोड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसे ही है, हर चीज़ का एक कारण होता है। अगर कोई बड़ा है या कोई रिस्पेक्ट जिसको दिया जा रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। अब सबको रिस्पेक्ट तो दिया नहीं जाएगा। तो हमारा देश का जो संविधान है अगर वो विस्तृत है तो उसके पीछे भी कारण है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि वो बड़ा हुआ। अगर हम बात करें तो भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार और विविधता। ठीक है, और इसमें ऐतिहासिक कारण की अगर बात कर लें, एक हो गया ये भौगोलिक कारण। अब ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक कारण जो 1935 जो अधिनियम था, 1935 भारत शासन अधिनियम
जिसको हम पिछले वीडियो में बताए थे। पहले की वीडियो जो हमारा देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें क्या दिया हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, उसको उसका जो जितने भी कानून थे, उसमें जितने भी उसमें अधिनियम जोड़े गए थे, जितने चीज़ें जोड़ी गई थी, बहुत चीज़ उसमें से लगा कि नहीं ये चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं, तो वहाँ से लिया गया है, उस चीज़ को वहाँ से अडॉप्ट करके और इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, और यह अधिनियम बहुत विस्तृत था, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ है, अगर छोटी अब किताब लिखेंगे तो उसमें उसी हिसाब से तो रहेगा, अगर बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ रहेगा। तो कई चीज़ों को एक जगह पिरोने के चक्कर में कई ऐसी चीज़ें थी, लग रहा था कि नहीं ऐसा ना हो कि नहीं अगर हम कुछ आज छोड़ देते हैं तो बाद में चीज़ें गलत हो जाएं। तो हो सकता है इसके पीछे ये भी कारण रहा हो कि चाहते थे लोग कि नहीं बाद में जाके कहीं कोई मिसगाइड ना करे, या कोई वो ना हो, क्या बोलते हैं, दूसरे तरीके से इसको कुछ न ले। तो इसके लिए ये थोड़ा लंबा हुआ। केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, ठीक है, वो चाहे केंद्र हो या राज्य हो, ठीक है, संघ राज्य चाहे जो भी हो, उसके लिए एक ही संविधान। ऐसा नहीं कि नहीं राज्य के लिए अलग संविधान और केंद्र के लिए अलग संविधान। ठीक है, जो नियम नियमावली केंद्र के लिए है और राज्य के लिए भी है। हाँ ठीक है, शक्तियों का बांटा गया है, ऐसा नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इसका बंटवारा हुआ है कि जो केंद्र का शक्ति है वो थोड़ा अलग है, राज्य की शक्तियों की अपेक्षा थोड़ा मजबूत है केंद्र की शक्ति। भाई वो हेड है तो मजबूत होना ही चाहिए ना। अगर आप उसको मजबूती से उसको शक्ति नहीं मिलेगी केंद्र को, तो फिर राज्य जो अपने मन का करने लगेगा। इसलिए केंद्र को मजबूत करना भी जरूरी है। ठीक है, तो केंद्र की शक्तियाँ अधिक हैं राज्य की शक्तियों की अपेक्षा। ठीक है, तो लेकिन संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान जो है दोनों के लिए एक ही है, केंद्र के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो। तो केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की बात कही गई है। ठीक है, ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, जो संविधान सभा था उसमें जो कानून विशेषज्ञ, मतलब जो अगर हम एक तरह से कहिए तो जितने कानून जानने वाले थे उनका भी प्रभुत्व है। वो लोग भी अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी विचारधारा के, एक तरह से ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, आप हैं या हम हैं, अगर किसी भी बात, कोई भी बात है, उस पर आपको 4 बात बोलनी है, 10 बात बोलनी है, तो जो आपकी विचारधारा है वही तो बोलेंगे। तो जो हमारे भारत का संविधान था, तो जितने संविधान सभा में लोग थे उनकी विचारधारा भी उसमें शामिल है, क्योंकि सब लोग अपनी विचारधारा वहाँ पे अपने विचार को रखे थे। तो विचारधारा भी उनके शामिल है। जैसे अंबेडकर जी की बात कर लें तो अंबेडकर जी भी यही मतलब जब वो संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी कि नहीं जो गरीब पिछड़े लोग हैं इनका भी उत्थान होना चाहिए, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, या कैसे भी करके इनको थोड़ा ऊपर उठने का मौका दिया जाना चाहिए। तो वो चीज़ें भी देखेंगे इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये विचारों का भी इस पर प्रभाव है, अपने भारतीय संविधान पे विचारों का भी प्रभाव है। अब हम बात करेंगे सेकंड, विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित की बात करेंगे कि नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। ठीक, अगर हम बात करें भारतीय संविधान जो है, जितने भी मतलब कुछ है, क्या क्या चीज़ें लिया गया है दूसरे देश से। ठीक है, तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध, भारत का जो संविधान है अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत के संविधान में सबसे अधिक किस अधिनियम से चीज़ें ली गई हैं या ग्रहण की गई हैं। तो ऑप्शन दे देगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता 1947, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे करके दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अगर कुछ लिया गया है अपने संविधान में तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, इससे क्वेश्चन बनता है कि उपबंधों से लिए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। हम आपको पहले ही बताएं कि जो हमारे भारत का संविधान बना, तो जो उस समय संविधान निर्माता थे
वो कई देशों का संविधान जो है उसको अध्ययन किए, उसको उस पर चिंतन किए कि नहीं क्या चीज़ें हमारे यहाँ फिट बैठ सकती हैं, ठीक है। तो वो अध्ययन करने के बाद, वहाँ से बहुत चीज़ छानने के बाद फिर जाके उसको अपने संविधान में पिरोया गया, अपने संविधान में डाला गया, ठीक है। तो इसी को डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण जो है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ठीक। संविधान का अधिकतम ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 1935 से लिया गया है। संविधान का मौलिक अधिकार अगर हम बात करें, जैसे में अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो भारत का जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक। कहाँ से लिया गया? अमेरिका, यूएस से। और नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है, ये कहाँ से? आयरलैंड से प्रेरित है, ये यहाँ से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। अगर संघात्मक की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। और जो हमारे भारत का संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जो होता है ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ऐसे करके कई चीज़ें हैं जो कई देशों को संविधान का अध्ययन करके वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो कहीं से किसी चीज़ को पढ़ करके और अपने जीवन में उतारना या अपने जीवन में रखना ये गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, हम हो, आप हो, कोई भी हो, कैसे सीखता है? या तो किसी को देख के सीखता है, या तो कोई किताब पढ़ता है तो सीखता है, या तो कोई मूवी देखता है तो सीखता है, ठीक है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ से जो सीख रहा है वो वहाँ से अच्छा सीख रहा है कि बुरा सीख रहा है। अच्छा सीखेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन में, अच्छा करेगा जीवन में। लेकिन अगर वो बुरा सीखेगा तो बुरा करेगा जीवन में, हर जगह उसकी बुराई होगी। अच्छा सीखेगा, अच्छा करेगा, हर जगह अच्छा ही होगी। आज अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज कौन उनको नहीं जानता है, ठीक है। अगर अपने देश के प्रधानमंत्री हैं तो लोग जानते ही हैं, लेकिन अब विश्व में भी चर्चाएं होने लगी हैं अपने देश की, ठीक है। विश्व में भी चर्चाएं होने लगी हैं और वो मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं, हम भारत को विश्व गुरु बना करके रहेंगे। तो क्या जितने युवा हैं उन लोगों को भी तो चाहिए कि नहीं, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं अपने देश को, तो हम भी क्यों नहीं ऐसा कुछ करें कि नहीं उसमें हम थोड़ा सहभागिता दे सकें या उसमें कुछ कर सकें। आजकल है क्या ना कि अपने एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए तो अपना एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी जहाँ पे जो एरिया डेवलप है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ डेवलप नहीं है वहाँ पे शिक्षा का मायने अभी लोगों को नहीं पता है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, शिक्षा मतलब कुछ नहीं, पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, मजदूरी तो करना है, क्या खेती ही तो करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मजदूरी, ठीक है खेती करना है, लेकिन खेती को भी टेक्निकल तरीके से अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे नहीं खेती करना खराब है, किसानी करना खराब है। किसान लोग हैं वो हमारे भारत के सबसे सम्माननीय व्यक्ति हैं, सबसे मतलब अगर कहिए तो वो देवता हैं जो हमारे जितने किसान हैं, ठीक है। अगर वो मेहनत नहीं करें किसान खेत में जा करके तो किसी को अन्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो मतलब देवता हैं हमारे जितने किसान हैं, तो उनकी तो बात है, वो दिन रात मेहनत करते हैं। अब ठीक है, करिए, टेक्निकल तरीके से करिए। टेक्निकल तरीके से आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास इच्छा होगा, जब आपके पास उसका स्किल होगा, कौशल होगा आपके अंदर, नहीं उस चीज़ को आप जान पाएंगे, उस चीज़ को आप कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई अपने आप को स्किल बनाना ही नहीं चाहता है, कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता है कि नहीं हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक चीज़ों को नहीं सीखेंगे, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी तो बात होती रहेंगी। ये इंग्लिश में है, इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले जो भी हैं इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करें नम्यता और अनम्यता के बारे में, ठीक है। नम्यता मतलब वही लचीलापन और अनम्यता मतलब वही कठोरपना। तो इसकी हम बात करेंगे। संविधानों को
जो हमारा जो भी संविधान होते हैं, संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कठोर या अनम्य संविधान उसे मान, जैसे अनम्य हमने बताया ना, अनम्य मतलब कठोर। ठीक है, कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान, देखें उदाहरण के लिए क्या है, अमेरिकी संविधान, जो हमारा ये अमेरिका का संविधान है, उसमें संशोधन जो इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ का उसमें उसके संविधान में संशोधन करना थोड़ा कठिन है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, विशेष स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, तब हम उसके संविधान में संशोधन कर सकते हैं इतनी आसानी से। इसलिए हम उसको कठोर संविधान बोलते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो क्या है, कठोर है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण को बनाने, जैसे कुछ आम कानून जैसे निर्माण लागू वो निर्माण होता है जैसे आम कानून का, तो वैसे ही ये ब्रिटेन का संविधान है। इसका उदाहरण करें तो ब्रिटेन का संविधान, तो हम बताएं कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ भी ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पे जो है परंपरागत संविधान है, तो वहाँ पे संशोधन करना आसान है। तो वहाँ का जो है संविधान लचीला है, वहाँ के संविधान के संशोधन में संविधान में संशोधन करना आसान है। लेकिन जो अपना भारत का संविधान है वो कैसा है, वो न तो लचीला है और न ही कठोर है। तो भारत का संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है, लचीला भी है और कठोर भी है। कुछ मामलों में लचीला है, कुछ मामलों में कठोर है। जैसे कुछ भी लागू करना है तो उसके लिए पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, और जब तक वहाँ से सिग्नेचर नहीं होता है तब तक कोई भी कानून नहीं बनता है। तो कुछ मामलों में ये कठोर है, कुछ मामलों में ये लचीला भी है। जैसे एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघीय सरकार मतलब यूनियन की, जो हमारा भारतीय संविधान है वो ये कहता है कि भारत क्या है, एक यूनियन स्टेट है। जितने भी राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते, ये भारत से अलग नहीं हो सकते, उनको इस बात की स्वायत्ता नहीं है। हाँ, अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। जैसे अभी ये तेलंगाना जो है बना है नया राज्य 2 जून 2014 को, तो अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आप कहेंगे कि नहीं हमको भारत देश से ही अलग कर दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, एमपी से अलग होकर बना ये छत्तीसगढ़। ये अगर अक्सर देखेंगे इसमें, अगर हम इसकी बात करें, और कभी कभी क्या होता है कि स्वायत्ता की भी मांग उठती है कि कोई राज्य ये चाहता है कि नहीं उसको स्वायत्ता अधिक दिया जाए, उसको अधिक स्वतंत्रता दिया जाए। तो ये होता तब है कि अगर मान लीजिए केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है, तो उस समय मांग ज़्यादा उठती है, स्वायत्ता की मांग जो है उस समय बहुत ज़्यादा उठती है, और राज्य को अलग करने की भी मांग उस समय ज़्यादा उठती है। उनको ये लगता है कि नहीं अगर अलग हो जाएगा तो हमारा जो वर्चस्व है वो बना रहेगा या और वो मजबूत हो जाएगा। उसको वो मजबूत करने के लिए अलग राज्य की मांग करते हैं या स्वायत्त राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय व्यवस्था। जो हमारे भारत हम बात कर रहे हैं संविधान की विशेषता की, जो हमारा भारत का संविधान है इसकी विशेषता की हम बात कर रहे हैं। तो इसके विशेषता में ये भी है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी है हमारे भारत के संविधान में। संघ की जो शक्तियाँ हैं वो अलग है, राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो अलग है। लिखित संविधान है, ये आपको बता दिया। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे कुछ भी संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, संविधान से ऊपर कोई नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ मतलब जो अपना लॉ है, जो अपना कानून है, वो किसी व्यक्ति से बढ़ करके, कोई व्यक्ति इस कानून से बढ़ करके नहीं है कि नहीं कोई व्यक्ति है और किसी का मर्डर कर दिया तो उसको सजा नहीं होगा या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, और कोई दूसरा व्यक्ति कर दिया तो उसको होगा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी हो,
जो एक व्यक्ति के लिए वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी है, तीसरे व्यक्ति के लिए भी है। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसमें इस संविधान की सर्वोच्चता की बात कही गई है। अब इसमें संविधान की कठोरता की बात करें। संविधान की जो कठोरता है, इसमें संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है कि हम संशोधन बहुत आसानी से कर लें, ठीक है। जब तक मेजोरिटी नहीं होगी तब तक हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनको स्वतंत्रता है। वो उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आप वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में क्या था, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो मानना ही पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो, और ऐसा भी नहीं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो कह दिया वो अगली बार भी वो मानेगी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज ये कह दिया तो वो अपने बात को मतलब दूसरी बार वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बार वो अपने तरीके से उस चीज़ को बदल भी सकती है, ठीक। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट है वो स्वतंत्र है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, ठीक है। जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि। अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा केंद्र है वो सशक्त है, हर मामले में थोड़ा मजबूत है, ठीक है। और हमारे देश की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यहाँ पे एकल नागरिकता, आपको हर स्टेट के अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक हैं। संविधान का लचीलापन भी है किसी किसी मामले में। एकीकृत न्यायपालिका, एक आपका जो शीर्ष न्यायालय की अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वही हमारा शीर्ष न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं इसको, जो दिल्ली में है वो एकीकृत न्यायपालिका है। और जैसे जितने भी राज्य हैं तो राज्य में राज्य की स्थिति को या राज्य के नियमावली को देखने के लिए या जानने के लिए जो केंद्र है वो क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति तो वैसे राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो केंद्र का भेजा गया व्यक्ति ही होता है। जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का भेजा गया व्यक्ति होता है, और वो वहाँ पे राज्य के जितने भी गतिविधियाँ होती हैं उसको वो केंद्र को पहुँचाता है, केंद्र के पास पहुँचाता है, जितनी भी सूचनाएं हैं सब कुछ, ठीक है। अगर राज्य में सही तरीके से कुछ नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति शासन भी लगता है, ठीक है। वो राज्यपाल ही वहाँ पे शासन करता है, ठीक। तो अखिल भारतीय सेवा की भी बात इसमें कही गई है। तो ये हम हमारे भारत का जो संविधान है इसकी विशेषता है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। ये इंग्लिश का जो है इसको आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर करने लग जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी समय भी चला जाएगा, ठीक। तो दोनों में ये प्रोवाइड है। बाकी नीचे पीडीएफ मिल जाएगा इसका, जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सरकार का संसदीय रूप की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया, ठीक है, ठीक। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था जो है यहाँ पे जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके यहाँ पे संसद का निर्माण होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे जो भी काम होता है तीनों के सहयोग से होता है, तीनों के समन्वय से होता है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा नहीं है, तीनों वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, तो वहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन है, सबके अलग अलग अपने शक्तियाँ हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होते रहता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया, तो इसकी विशेषताएं क्या है। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति
बहुमत वाले दल की सत्ता, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन जैसे लोकसभा और विधानसभा। इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि जो भी बहुमत दल का नेता होता है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, कांग्रेस है, चुनाव लड़ती है, तो उसमें किसकी सरकार बनती है? जो बहुमत दल का होता है उसकी बनती है। जो 50% प्लस 1 लेकर के आ जाता है या उससे अधिक लेके आता है, उसकी सरकार बनती है, वो बहुमत दल का नेता कहलाता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री, अगर देश का अगर जो नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, और राज्य का जो नेतृत्व करता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। और कभी कभी जब ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं तो लोकसभा और विधानसभा का विघटन भी किया जा सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा को भंग करेंगे। राज्यसभा को, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, वो उच्च सदन में आता है। ठीक है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं विशेषता में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है संसद की संप्रभुता का। संसद का जो संप्रभुता है या संसद का जो नियमावली है वो कहाँ से? ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है वहाँ से हम लोग के जो संसदीय प्रणाली है वो प्रेरित है। और जो उसकी बात करें अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये दोनों भिन्न हैं। जैसे जो हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपके जीवन की रक्षा की भी बात करता है, ये आपके सुरक्षा की गारंटी भी ये लेता है। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार की भी गारंटी ये लेता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। हम बता चुके हैं आपको, अभी बता दे रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो शीर्ष है, उसका जो निर्णय होगा या उसका जो फैसला होता है उसको मानना ही होता है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जैसे जिला अदालत या अन्य निचली अदालत। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। अब देखिए हम भारत की बात कर लें तो भारत का जो न्यायालय है उसका एक शीर्ष न्यायालय है और वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। बाकी जो स्टेट हैं, कहीं कहीं तो एक हाई कोर्ट जो है 2-3 स्टेट को कवर करता है, तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है। और उस स्टेट के नीचे उस स्टेट में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, सेशन कोर्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी एक जैसे मान लीजिए कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया तो वो जितने हाई कोर्ट हैं और जितने सुप्रीम कोर्ट जितने हाई कोर्ट हैं और जितने नीचे के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट,
वो सब में लागू होता है, वो सब जगह लागू होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, यही इसमें बताया गया है कि इसमें अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि जो वो संघीय न्यायालय जो मतलब वो केंद्र का होता है वो अलग तरह से काम करता है, जो राज्य का होता है वो अलग तरह से काम करता है, वो अपना कानून अलग तरीके से बनाता है, और जो संघ का न्यायपालिका होता है वो अपने तरीके से कानून बनाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी कर दिया तो वो सबके लिए मान्य है, हाई कोर्ट ने कर दिया तो वो पूरे स्टेट में, जिस स्टेट का हाई कोर्ट जारी किया पूरे स्टेट के लिए वो मान्य हो गया। ठीक है, तो ऐसा है भारत में। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद जैसे रिटायर्ड होने के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना आदि। जैसे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, संघीय अदालत है, शीर्ष न्यायालय है। ये क्या करता है, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी वो रक्षा करने गाइड वो उसका ये प्रावधान है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि नहीं, अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम किस प्रकार से वहाँ जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नागरिक आपका, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति से हम मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन किए तो आप सीधे एक FIR दर्ज कराएंगे और उस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार है या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, राज्य सरकार के अधीन जो आता है, वो अगर किसी प्रकार के मौलिक अधिकार को हनन करता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार की रक्षा की वो गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट कि आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे आप आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें ही बात की गई है न्यायाधीशों के कार्यकाल की, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की और उनके वेतन की। जो उनका वेतन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, तो भारत की जो संचित निधि होती है वहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, इनके खर्चों का वहन और अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई भी है किसी भी न्यायालय की बात नहीं मानता तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, न्यायालय की अवमानना के लिए जो भी दंड होते हैं उनको दंड देने की शक्ति भी न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये अपने संविधान की विशेषता में ये भी है कि जितने मतलब जो हमारे कार्यपालिका हैं और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये विशेषता है। आज हम 7 जो है विशेषता की बात की है, 7 प्रकार की विशेषता, मतलब 15 प्रकार का हम आगे जो बताए, विशेषताएं तो बहुत हैं लेकिन हम अपने तरीके से जो तैयार करा है इसमें 15 प्रकार का मतलब हमने खाका तैयार किया था कि 15 प्रकार का विशेषता की बात की थी। तो जिसमें हम आज 7 प्रकार के विशेषता जो है उसकी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिटेल में पूरे चर्चा कर चुके हैं 7 की, कि किस प्रकार से अपना देश का जो संविधान है उसकी विशेषता जो ये है कि नहीं, एकल नागरिकता है, यहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो गारंटी लेता है अपने नागरिकों का मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो। और हम इसमें बात करें कि जो हमारे देश के संविधान में जो भी चीज़ें किस देश से कैसे कैसे ली गई हैं, जैसे जो हमारा मौलिक अधिकार है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो इसकी हम बात की, और अम्बेडकर जी ने कहा भी है कि नहीं, जो हमारे देश का संविधान है वो पूरे विश्व के संविधान को छानने के बाद ये संविधान तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में यहीं तक देखेंगे और बाकी आप लोग इसको देखते चलिए। ठीक है, चीज़ों को समझते चलिए।
बहुत लोगों के लिए चीज़ें नहीं होंगी, बहुत लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे लोग, हाँ, और सभी लोग चैनल को, जितने लोग चैनल पर नए हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच पा रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को शेयर करें, इस चैनल की जो भी वीडियो हैं, जो कुछ भी है, और लाइक भी करें। और जो लोग भी इंटरनली या एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग को फिर से एक बार थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की बात करेंगे। 7 के बाद जो 15 तक है, 8 के बाद 8वां से लेकर के 15 तक जो भी हमारे भारत के संविधान की विशेषता है, उसकी हम बात करेंगे। और सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। सभी लोग को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।